आपने अक्सर समाचार में, अखबारों में एक शब्द पढ़ा होगा, मंदी। अंग्रेजी में इसे ही कहते हैं रिसेशन। मंदी क्या है? अगर आप कभी हल्के से मुस्कुराते हैं तो कहा जाता है कि आप मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। इसी तरह अगर देश की अर्थव्यवस्था में गिरावट होने लगे तो कहा जाता है कि मंदी आ रही है या देश मंदी की तरफ बढ़ रहा है। पिछले दिनों दुनिया की दो मजबूत अर्थव्यवस्थाओं जापान और ब्रिटेन की मंदी की तरफ जाने की खबरें आईं, तो हमने सोचा कि आसान भाषा में आपको समझाएं कि मंदी क्या है, इससे हमारी और आपकी ज़िंदगी पर क्या प्रभाव पड़ता है और इसके पीछे के कारण क्या हैं, और भारत में आर्थिक मंदी ने कब कब दस्तक दी। नमस्कार, मेरा नाम दिव्यांशी सुमराव है। आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम आसान भाषा में। जब आपका बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा हो तो लोग कहते हैं धंधा आजकल मंदा चल रहा है। पर क्या हो अगर पूरे देश में काम कर रहे उद्योग धंधों का कारोबार मंदा चलने लगे? अगर ऐसा होता है तो देश में आती है आर्थिक मंदी। तो पहले समझ लेते हैं कि मंदी एक्चुअल में कहते किसे हैं। आपने बार बार सुना होगा, भारत की जीडीपी 7% से बढ़ रही है। दुनिया में सबसे तेज बढ़ने वाली जीडीपी है। जीडीपी यानी देश की आमदनी। अब आमदनी बढ़े तो अच्छी बात है, कभी धीरे बढ़ती है, कभी तेज बढ़ती है, लेकिन क्या हो जब ये आमदनी कम होने लगे? इसी कंडीशन को रिसेशन या मंदी कहते हैं। लेकिन एक आम आदमी की आमदनी भी कभी कभी कम हो जाती है। एक दिन के नुकसान को हम इतना सीरियसली नहीं ले सकते। वैसे ही देश के लिए आमदनी कम होना कब सीरियस होगा? इसके लिए अमेरिकी अर्थशास्त्री जूलियस शिस्किन ने एक फॉर्मूला दिया। उसके मुताबिक अगर किसी देश की जीडीपी लगातार 2 तिमाहियों तक गिरती रहती है तो इसे मंदी का नाम दिया जाता है। 2 तिमाहियां मतलब 6 महीने। अगर लगातार 6 महीनों तक किसी देश की आमदनी कम हो रही है तो जाहिर है चिंता का विषय है। इसलिए इसे एक आधिकारिक नाम देकर कह दिया जाता है कि देश में मंदी आ गई है। ये एक आधिकारिक टर्म है जिसे देश की आधिकारिक संस्था डिक्लेयर करती है। यूं ही किसी के कह देने से मंदी नहीं मानी जाती, क्योंकि एक बार मंदी डिक्लेयर हो गई तो बड़ी बड़ी समस्याएं खड़ी हो जाती हैं। देश की आमदनी कम होने से क्या समस्या खड़ी होती है, बात अब इस पर कर लेते हैं। देश हमसे बनता है और हम देश से, यानी हम सबकी आमदनी जुड़कर देश की आमदनी बनती है, जैसे बिजनेस, मैन्युफैक्चरिंग या सर्विस सेक्टर। इन सब से जो आमदनी होती है वो देश की आमदनी हो जाती है। अब अगर देश के कई बिजनेस फैक्ट्रीज को किसी कारण से अचानक नुकसान उठाना पड़े, तब यहाँ काम कर रहे लोगों की नौकरी पर संकट आ जाता है या लोगों की नौकरी में सैलरी कम हो जाती है, जैसा आपने अभी 3 साल पहले कोविड में महसूस किया था। इकॉनमी की सेहत तब अच्छी होती है जब इसमें पैसा घूमता रहे, यानी लोग खर्च करें, तभी डिमांड बढ़ेगी, जिसकी वजह से बढ़ेगा प्रोडक्शन और इकॉनमी का चक्का एक अच्छी गति से चलता रहेगा। लेकिन नौकरी जाने के डर से लोग खर्च कम कर देते हैं। जिनकी नौकरी चली गई है उनके पास एक नया पैसा नहीं होता खर्च करने के लिए। डिमांड कम यानी प्रोडक्शन फिर घटा। कुछ और बिजनेस लॉस में जाएंगे, वहाँ से भी कई लोगों की नौकरी जाएगी, जिसकी वजह से फिर से डिमांड कम हो जाएगी। ऐसे ही रिसेशन का दानव अर्थव्यवस्था को खाता रहेगा और ये एक साइकिल बन जाएगी। अब हमने आपको बोला कि किसी एक कारण से अचानक बिजनेस और फैक्ट्रीज को नुकसान होता है। आपको भी उत्सुकता होगी, ऐसे कौन से कारण हैं? एक तो सीधा कारण है देश की अर्थव्यवस्था के साथ छेड़छाड़ या इकॉनमी के बेसिक नियमों की अनदेखी करना। मसलन अत्यधिक कर्ज रिसेशन की एक बड़ी वजह बन सकती है। अगर कोई व्यक्ति या बिजनेस बहुत ज़्यादा कर्ज ले लेते हैं तो कर्ज चुकाने की लागत भी बढ़ जाती है। अब कमाई का एक बड़ा हिस्सा कर्ज चुकाने में खर्च होगा तो बिजनेस को आगे बढ़ने का पैसा कहाँ से आएगा? ऐसा ही देश के साथ भी होता है। अगर सरकार बहुत ज़्यादा कर्ज ले लेती है तो बजट का एक बड़ा हिस्सा ब्याज के भुगतान में चला जाएगा। अब डेवलपमेंट के काम जिसके जरिए अर्थव्यवस्था को बल मिलता है वो कम हो जाएंगे। 1-2 वर्षों के अंतराल में कर्ज का जाल इकॉनमी में बड़ी समस्या बनकर उभरेगा और इकॉनमी को रिसेशन की तरफ ले जाएगा, जैसा हाल ही में श्रीलंका में हुआ। दूसरी वजह है तेजी से बढ़ती महंगाई या इन्फ्लेशन। थोड़ा इन्फ्लेशन देश की प्रगति के लिए ज़रूरी होता है, लेकिन अगर अचानक से महंगाई बहुत तेज़ी से बढ़ती है तब ये खतरे की घंटी है। कैसे? महंगाई बढ़ेगी तो लोगों की खरीदने की क्षमता कम होगी, यानी डिमांड हो जाएगी कम। अब इसकी वजह से बिजनेस के बनाए प्रोडक्ट मार्केट में कम बिकेंगे, बिजनेस को नुकसान होगा, उनकी आमदनी कम हुई यानी फिर देश की आमदनी कम, और वो रिसेशन की साइकिल वापस चलने लगेगी। तीसरी वजह और कमाल की है, इसको कहते हैं डिफ्लेशन। मार्केट में प्रोडक्ट्स का दाम घट जाना। इससे क्या होगा? मान लीजिए अगर कोई चीज़ 100 रुपए की मिल रही थी, अब इसमें एक बड़ा हिस्सा कॉस्ट या लागत का होगा, मान लीजिए 90 रुपए, और थोड़ा सा प्रॉफिट होगा 10 रुपए का। बिजनेस प्रोडक्शन के पीछे ये 10 रुपए मुनाफा है। बिजनेस हमेशा चाहता है कि मुनाफा और बढ़े या कम से कम मुनाफा कम ना हो या घाटा ना हो। अब अगर इकॉनमी में लोगों के खरीदने की क्षमता कम हो जाए या प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ जाए या सप्लाई बढ़ जाए मार्केट में, तब ऑलरेडी बन चुके प्रोडक्ट्स को बेचने के लिए
मजबूरन दाम कम करने पड़ेंगे, हो सकता है घाटे में बेचना पड़े, तब बिजनेसेस का मनोबल टूटता है और वो आगे का प्रोडक्शन रोक देते हैं। फिर से वही साइकिल, प्रोडक्शन बंद तो नौकरी कम और आमदनी कम। ये सिचुएशन अक्सर आपने ऑयल मार्केट में देखी होगी। तेल का अचानक सस्ता होना हमारे लिए फायदेमंद हो सकता है, लेकिन जिन देशों की इकॉनमी तेल पर निर्भर है उनके लिए मंदी का एक कारण बन सकता है। एक और कारण पर गौर फरमाइए, टेक्नोलॉजिकल कारण है। नए नए आविष्कारों ने निश्चित तौर पर इंसान की जिंदगी आसान बनाई, पर इसके साथ तालमेल बिठाने में लोगों को लगता है वक्त, और यही वक्त अर्थव्यवस्था के लिए कठिन होता है। 19वीं सदी में कई ऐसे तकनीकी बदलाव हुए जिनसे कम लेबर में ज़्यादा उत्पादन की क्षमता विकसित हुई। औद्योगिक क्रांति ने कई व्यवसायों को अप्रचलित बना दिया, जिससे आर्थिक मंदी का एक दौर शुरू हुआ था। वर्तमान में कई अर्थशास्त्री आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोट्स के आने से चिंतित हैं, क्योंकि इससे नौकरियों पर खतरा होगा जो देश को मंदी की तरफ धकेल सकता है। ऐसी आशंकाएं जताई जाती हैं। ये सब कारण मानवीय हैं, लेकिन एक कारण और होता है जो किसी के हाथ में नहीं होता। ऐसे कारणों को अंग्रेजी में कहते हैं ब्लैक स्वॉन मोमेंट, यानी काला हंस। कभी देखा आपने कोई काला हंस? नहीं देखा होगा, क्योंकि काला हंस रेयर पाया जाता है। अगर अचानक दिख जाए तो आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे। वैसे ही ब्लैक स्वॉन घटनाओं से इकॉनमी को झटका लगता है, जैसे हुआ कोविड के समय में। ये किसी भी अर्थव्यवस्था के साथ हो सकता है। अचानक से कोई ऐसी घटना घट जाती है जिससे तत्काल निकलने का कोई रास्ता नहीं होता। कोविड जैसा एक और उदाहरण देखने को मिलता है। 1970 के दशक में तेल उत्पादन करने वाले देशों के सबसे बड़े समूह ओपेक ने बिना किसी चेतावनी के तेल के दाम बढ़ा दिए, जिसने मंदी की एक बड़ी लहर की शुरुआत कर दी। मंदी से आम आदमी की जिंदगी में क्या असर पड़ता है? जैसा पहले बताया, मंदी मतलब बिक्री कम, उत्पादन कम तो बिजनेस ठप तो नौकरियां ठप तो आम आदमी की आमदनी कम, मतलब डिमांड कम तो उत्पादन और कम। और इस तरह से ये साइकिल हो जाती है विशियस, जिसे रोका ना गया तो बेरोजगारी महामारी बन जाती है। चीज़ों के दाम आसमान छू सकते हैं, भुखमरी आ सकती है। मंदी का एक पहलू ये भी कि इससे सरकार की आमदनी कम हो जाती है, जिसके चलते सरकार लोगों की मदद के लिए पैसा कम खर्च कर पाती है। योजनाओं पर खर्चा कम होता है। बिजली, पानी, सड़क, पुल, यातायात, स्कूल, अस्पताल, इन सब पर कम खर्च होता है, जिसका अंत में नतीजा हो सकता है देश की बर्बादी। हालांकि ऐसा कम ही होता है। अक्सर मंदी से बाहर निकलने के लिए सरकारें रास्ता ढूंढती हैं, जैसे 2008 की मंदी के बाद अमेरिकी सरकार ने किया था। लॉन्ग टर्म में शायद मंदी से छुटकारा मिल सकता है, लेकिन फिर भी मंदी शॉर्ट टर्म में बहुत दर्द देकर जाती है। अब आखिर में आपको बताते हैं भारत में कब कब आर्थिक मंदी आई। 1947 से अब तक भारत ने 4 बार आर्थिक मंदी देखी है। पहली बार 1958 में। 1958 में ऐसा हुआ कि भारत की जीडीपी 0 से भी नीचे यानी माइनस में चली गई। बिलों की दर में वृद्धि इसकी मुख्य वजह बताई गई थी। भारत में दूसरी बार अर्थव्यवस्था को झटका लगा 1965-66 में। इस साल भारत में भयंकर सूखा पड़ा, उत्पादन में भारी गिरावट आई, लिहाजा देश की जीडीपी फिर से एक बार माइनस में चली गई। तीसरी बार भारत में मंदी आई एक इंटरनेशनल कारण से, साल था 1973 का। पेट्रोलियम उत्पादक देशों के संगठन ओपेक ने उन तमाम देशों को तेल एक्सपोर्ट करने पर रोक लगा दी जिन्होंने योम किपुर युद्ध के दौरान इसराइल का समर्थन किया था। इस घटना के चलते पूरी दुनिया में तेल की कीमतें 400% तक बढ़ गई थीं। और फिर आया साल 1980। ईरान में अयातुल्लाह खुमैनी के नेतृत्व में इस्लामिक क्रांति हुई और ईरान के शाह मोहम्मद रजा पहलवी को देश की बागडोर छोड़नी पड़ी। ईरानी क्रांति के कारण दुनिया भर में तेल उत्पादन को बड़ा झटका लगा। भारत का तेल आयात का बिल भी करीब दोगुना हो गया और भारत के निर्यात में 8% की गिरावट दर्ज की गई। साल 1979-80 में भारत का जीडीपी ग्रोथ -5.2% रहा। साल 2008 को भी मंदी का दौर कहा जा सकता है, जब पूरी दुनिया ने मंदी की मार झेली थी, लेकिन तब भारत ने अपने मूलभूत मजबूत कारकों के चलते मंदी को बेहतर तरीके से झेला था। आप इस पर क्या सोचते हैं? हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ये तमाम जानकारी आपके लिए लेकर आए थे हमारे साथी मानस। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। बहुत बहुत शुक्रिया।